नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि अगर ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया है तो ट्रंप को इसके बहुत भारी नुकसान झेलने पड़ेंगे। मुझको उम्मीद थी कि अमेरिका के अखबार रंगे होंगे कि देश के भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, उनको ट्रंप ने ना बुला के कितनी बड़ी गलती करी। मुझको यकीन था कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट इस पे संपादकीय लिख रहे होंगे। लेकिन कल मैंने सैम पित्रोदा जी से बात की, शिकागो में रहते हैं, एक ऐसे शख्स है जिनका दुनिया में सम्मान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अखबारों में एक लाइन भी नहीं छपी है। बोले आपके मोदी जी को यहाँ पे कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, आपकी गोदी मीडिया, मतलब सुधीर चौधरी और अंजना कश्यप टाइप के लोग। बोले अमेरिका में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसी को फर्क ही नहीं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा इतना अपमान। मैं तो सोचता था कि अमेरिका और चीन में प्रधानमंत्री जी का डंका बजता है। प्रधानमंत्री जी इतने उदार दिल के हैं कि चाइना के राष्ट्रपति आए तो अपने हाथ से चाय बना के पिलाई। बताइए कोई कमी है क्या नौकर चाकर की? लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से चाय बना के पिला रहे हैं, उनको झूला झुला रहे हैं। कोई करता है किसी के लिए? आजकल कोई नहीं करता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का ऐसा नहीं है कि किसी अपने दोस्त की मदद के लिए अमेरिका के जाकर नारा लगाता हो कि अब की बार ट्रंप सरकार। हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और बदले में ट्रंप ने क्या किया? नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि ये जो धंधा पानी चल रहा है, बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, तो इसपे मैं बिजनेस के एक एक्सपर्ट पत्रकार से बात करूं तो जाहिर है राजीव रंजन जी से ज्यादा बेहतर बिजनेस पत्रकार कौन होता। मैंने विस्तार के साथ बातचीत करी कि ये है क्या मामला। अमेरिका और चीन मिलकर हमारे प्रधानमंत्री को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? बहुत रोचक बातचीत है, जरूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं राजीव के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। आप बिजनेस के पत्रकार हो, बिजनेस का बड़ा हुनर आपको पता है। कौन सा देश कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, कितना निकाल रहा है, ये सब खाते भाई खाते अपन को समझ में नहीं आते, लेकिन आपको बखूबी समझ में आते हैं। कल मैं सैम पित्रोदा जी से बात कर रहा था। मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु हैं। आप अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में रहते हैं, बड़ा सम्मान है सैम पित्रोदा का पूरी दुनिया में। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि अगर हमारे विश्व गुरु जी को नहीं बुलाया अमेरिका में, तो अमेरिका में रह रहे लोगों के बीच में क्या रिएक्शन है? अमेरिका के लोग हैरान नहीं है कि मोदी जी को नहीं बुलाया। वहां के अखबार इस आलोचना से नहीं भरे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री, इतने महान प्रधानमंत्री जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक देते हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो मुझे लगा कि वहां के अखबारों ने बहुत जबरदस्त कवरेज की होगी इसकी, भाई कि ये तो खराब बात है, मोदी जी को नहीं बुलाया। लेकिन सैम पित्रोदा जी ने तो गजब बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसी अखबार में जिक्र ही नहीं है, जैसे वो जानते ही नहीं हो कि नरेंद्र मोदी कौन कौन है, कहाँ के नेता हैं। बोले यहाँ की मीडिया में भी चर्चा नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अंजना ओम कश्यप वहां खड़े होकर कह रही थी कि ट्रंप ने मोदी को इसलिए नहीं बुलाया कि बहुत भीड़ है यहाँ पे, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो मोदी को स्पेशली बुलाएंगे, मोदी ट्रंप को बुलाएंगे। सुधीर चौधरी कह रहे थे कि ट्रंप तो जो वो कर रहे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, सारा 100 दिन का रोड मैप। लेकिन सैम पित्रोदा जी ने तो कहा यहाँ कैसा कुछ है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो नीतियां हैं, भारत मैच ही नहीं कर पा रहा, मतलब वो उससे मैं कोई तालमेल ही नहीं हो पा रहा। मैं उनकी बात सुन के बड़ा हैरान, और देश के लोग भी बड़े हैरान होंगे, क्योंकि 84 देर में 2-2.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को भी देख लिया। तो आपको ज्यादा पता रहता है कि क्या बिजनेस के रिश्ते हैं, क्या किस मोर्चे पे क्या फ्रंट खुल रहा है क्या कहानी? आपको कुछ समझ में क्या आ रही है? अमेरिका और भारत के रिश्ते किस हद तक किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए कि भारत के बाजार पे इसका क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि लगातार शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है। क्या कोई संभावना है या फिर मामला गया, भैंस गई पानी में? संजय जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, दो तीन चीजें तो समझना बहुत जरूरी है। पहले तो आप ये जिन पत्रकारों के नाम ले रहे हैं, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, ये लोग पत्रकार है ही नहीं। ये लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा एजेंट है, सरकार के एजेंट है ये लोग। ठीक है, तो ये वहां पे इनको भेजा ही गया है कि भाई इस जो आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया गया, उस चीज के ऊपर में किस तरीके से लीपापोती की जाए। तो लिपापोती कर रहे हैं, तो इन लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडिस्ट है। ठीक है, प्रोपेगेंडा का पार्ट है ये भारत सरकार का ही पार्ट है आज की डेट में। अब आते हैं आपके मूल सवाल पे। देखिए, अमेरिका का जीडीपी $29 ट्रिलियन का है। ठीक है, और $29 ट्रिलियन में भारत के साथ में इसका व्यापार कितना होता है?
150 से 200 बिलियन डॉलर के अंदर में निपट जाता है इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ में। आप बताइए कहां 200 बिलियन डॉलर, कहां 29 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो अमेरिका भले भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो अमेरिका। जरा मेरे दर्शकों को बिलियन और ट्रिलियन का फर्क बता दीजिए, वरना एक बार गौरव भल्लम ने संबित पात्रा की वो मजाक उड़ाई थी ना, कितने जीरो होते हैं, थोड़ा जी जी, थोड़ा सा कुछ मैं बता रहे एकदम सिंपल की आपको एक फंडा बताता हूं, सिंपल एकदम फंडा। 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। अगर हमने 80 रुपए का $1 पकड़ा, अभी तो 80 नहीं है 85 है, 85 रुपए का $1 पकड़ा तो 8500 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन होगा। सीधा सीधा फंडा है, दर्शक आपके हमेशा याद रखें। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100, जो भी डॉलर के मुकाबले रुपया चल रहा होगा उसके आगे 2 जीरो लगा के करोड़ लगा दीजिए आप। तो 85 चल रहा है तो 85 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 8500 करोड़ हो गया। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 8500 करोड़, ठीक है। तो 100 बिलियन कितना हुआ, 8,50,000 करोड़। और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन मतलब 85 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन यानी 85 लाख करोड़। अब मैं बोल रहा हूं लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर है, 30 ट्रिलियन डॉलर आप समझ लीजिए कैलकुलेशन इजी होने के लिए। तो आप देखिए 85 लाख करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, है तो कितना आएगा वो अब खुद ही आप अंदाजा लगा दीजिए। उसमें भारत का जो व्यापार है वो गिनती चुनती के आपके 16 लाख करोड़ के आसपास में होगा। मतलब 200 बिलियन डॉलर अगर आप पकड़ लें तो 200 बिलियन डॉलर का जो भी रुपये में कन्वर्जन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उतना है, विच इज मतलब वो मिनिस्कल है। तो अमेरिका की नजरों में भारत की वो तवज्जो नहीं है जो भारत खुद ही देके अमेरिका को बैठ गया। अमेरिका के लिए भारत का सिग्निफिकेंस क्या है कि आज जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझा जाए, कॉम्पिटिटर समझा जाए, चाइना, वो इंडिया का भी बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है और सीमा विवाद को लेकर दोनों देश में परस्पर झड़प या क्या कहा जाए, मतलब बड़े स्टिफ टॉक होते हैं, मतलब अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो वहीं पे उपयोगिता है अमेरिका की इंडिया के लिए। पर ट्रेड देखें या इंडिया जो है वो खुद इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया जो है चीजों को आयात करता है, अमेरिका जो है वो भी चीजों को आयात करता है। तो आयात करने वाले दोस्तों में तो मतलब देशों में कोई बहुत ज्यादा परस्पर तालमेल तो होगा नहीं। आयात करने वाला और निर्यात करने वाला, चाइना मेन एक्सपोर्टर है, उसको ग्लोबल फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो हर महीने जो है लगभग 90 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहता है चाइना का। तो चाइना जो है लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड सरप्लस रखता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, निर्यात ज्यादा करता है, आयात कम करता है। और वहीं अमेरिका हर महीने 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है। तो अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप जो है वो समझ में आते हैं कि भाई शी जिनपिंग नहीं गए और इस वहां पे उस मीडिया में चर्चा हो रही, तो बात समझ में आती है क्योंकि चाइना आज वर्ल्ड के जीडीपी का 18.5% है। 1980 में जब अमेरिका वर्ल्ड की जीडीपी का 27% होता था, तब चाइना जो है मिनिस्कल मतलब 1-2% के बराबर होता था और वहां का पर कैपिटा इनकम चाइना का $200 प्रति व्यक्ति था। 1980 से आप 2022-23 में आ जाइए, चाइना के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होकर $12,500 हो गया, $200 से $12,500 हो गया। और चाइना जो 1% के आसपास में रहता था, आज विश्व के जीडीपी का 18.5% जो है वो चाइना का है। और अमेरिका जो 26% 27% था वो आज 25% ही रह गया। तो अमेरिका के विकास में स्टैग्नेंसी आ गई, बट चाइना बढ़ रहा है। अब मुद्दे की बात जो कोई यूट्यूब पे नहीं बताता, देखिए ये नया शीत युद्ध है। नया शीत युद्ध क्यों है? पहला शीत युद्ध का जो फोकल पॉइंट था, जो एपिसेंटर था, वो था यूरोप। रशिया के वॉर्सो नेशन आप देख लें या अमेरिका की धुरी में आए नाटो नेशंस देख लें, तो मेन जो देश है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर के देश थे। अब न्यू कोल्ड वॉर चल रहा है, नया शीत युद्ध चल रहा है, और इसमें जो देश हैं वो वहां वो द्वंद्व जो हो रहा है वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक ओशन के नेशन जो है, इन पे कैसे अपना स्वामित्व या बोला जाए अपनी धुरी में कैसे लेके आया जाए, वो चल रहा है। पर उससे ज्यादा भयानक जो बात है वो ये है कि जो चाइना $195
से पर कैपिटा इनकम जो इसकी $12,500 पहुंची, उसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका ने निभाया है। यदि अमेरिका नहीं आयात करता चाइना से सामान, तो चाइना आज भी पिछड़ा देश रहता। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि फर्स्ट जो शीत युद्ध था अमेरिका रशिया का, उसमें यदि अमेरिका इतना आयात करता रशिया से, तो कम्युनिज्म कभी खत्म ही नहीं होता, रशिया कभी टूटता ही नहीं। अब जो है ट्रंप और उनकी जो पूरी टोली है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो जो है, ये तो हमारे पैसों पे फले फूले हैं, इनको तो हमने बड़ा किया चीनियों को, और चीनी बड़े होकर अब हमको आंखें दिखा रहे हैं। तो ये तो जो है, ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। तो इसीलिए अमेरिका का बहुत बड़ा फोकस जो है वो चाइना के ऊपर में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा इंपोर्ट में रशिया को या दूसरे वॉरसॉ नेशन को दिया रहता, तो आज चाइना का कभी इमरजेंस नहीं हो पाता, चाइना इमर्ज नहीं हो पाती। तो अमेरिका ने इनको पाला पोसा बड़ा किया चाइनीज को, और आज ये आके चाइना अमेरिका के बराबर आ गए। तो इंडिया दूर दूर तक इसमें कहीं लगता नहीं है। इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है वो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है कि इंडिया चाइना के बाजू में है, और चूंकि अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, इसलिए वो इंडिया को भी तवज्जो देता है, और ताइवान को भी तवज्जो देता है, और जापान को भी तवज्जो देता है, और साउथ कोरिया को भी तवज्जो देता है। यही एक कारण है, इतना ही हमारा सिग्निफिकेंस है। बाकी ये मोदी और ये दोस्ती और ये सारी बातें जो हैं, इनका इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है, बनाई हुई बातें हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो जियोपॉलिटिकल रियलिटी पे चलते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड के भरोसे चलते हैं, वो कोई परस्पर दोस्ती के भरोसे नहीं चलते हैं। जी संजय जी। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है यार, आप कह रहे हैं कि इतने भारत की वैल्यू नहीं है, लेकिन तो फिर अमेरिका में बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को क्यों बुलाया था, कितना सम्मान दिया था, डिनर दिया था, मनमोहन सिंह की इज्जत करते थे। बराक ओबामा ने कहा था जब मनमोहन सिंह बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। हमारे प्रधानमंत्री के संग ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप ये कह दे कि भाई मोदी जी बोलते हैं तो मैं ही सुन लेता हूँ, या नेपाल ही सुन लेता है। तो इनके मोदी जी के संग ऐसे क्यों बुरा ग्रह चल रहे हैं। मेरे तो वो ज्योतिषी हैं राजीव जी, उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप है ये बिल्कुल राहु काल बन के आया मोदी जी के लिए। ऐसा क्या मोदी जी ने ट्रंप का बिगाड़ दिया, मतलब कौन सी ऐसी भैंस को डंडा मार दिया ट्रंप की कि इतने ज्यादा नाराज है मोदी जी। तो बेचारे उनके जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे आए थे। ट्वीट किया, ट्वीट का जवाब भी नहीं दे रहा भाई। ट्वीट करने में कितनी देर लगती है। मोदी जी ने कहा माई फ्रेंड ट्रंप, और कितने लंबा चौड़ा लिखा, प्यार से लिखा होगा, मनोहार से लिखा होगा। अरे भाई जवाब दे दे कि मोदी जी मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत जल्दी आऊंगा आपसे मिलने, आपको बुलाऊंगा। बंदा जवाब ही नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। इग्नोर करने में ही तो मजा है, इग्नोर ही किया जा रहा ताकि आपकी तरफ से और ज्यादा जो है मतलब लल्लो चप्पो। देखिए क्या है, इंडिया को पहले भी हमने डिस्कशन किया है, इंडिया को अपनी विदेश नीति तय करनी। आप दोनों नाव में पैर रख के नहीं सवारी कर सकते हो कि रशिया से तेल चाहिए आपको, और चाइना रशिया की धुरी में भी आपको बने रहना है, और अमेरिका में इंडिया की आईटी कंपनीज जो है पूरी जॉब क्रिएशन अमेरिका के भरोसे करती हैं, तो आपको अमेरिका की भी धुरी में बने रहना है। दोनों पैरों पे, अगर दोनों नावों पे पैर रख के यदि आप सवारी करना चाहेंगे, तो आज नहीं तो कल जो है आपका डगमगाना गिरना तय है। और यही भारत के साथ में हो रहा है। इन्होंने जो पन्नू को लेके जो दुस्साहस दिखाया, जो अमेरिका का कहना है, मेरा कहना नहीं है, अमेरिकन सरकार का कहना है कि भाई आप हमारी जमीन पे कैसे किसी एग्जीक्यूशन को प्लान कर सकते हैं। तो अब अमेरिका को ये लगने लगा है, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को लगने लगा है कि हम इंडिया को तवज्जो दे रहे हैं, तो ये तो हमको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक आर्म्स डिस्टेंस, एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है। ट्रंप देंगे भाव, ट्रंप तब भाव देंगे जब उनको ये नजर आएगा कि चाइना के साथ में उनके संबंध खराब हो रहे हैं, तो चाइना को कंटेन करने के लिए जो है वो इंडिया का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है इंडिया को कंटेन करने के लिए, वैसे अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करता है चाइना को कंटेन करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए ट्रंप का आना जो है ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा जो है एक वोल्केनो लेके आया, भूकंप लेके आया। ठीक है, कारण यह है कि अब जो परिदृश्य बन रहा है उसमें यह बन रहा है कि जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो कमजोर राष्ट्रों को दबाने की या उनको उनका अधिग्रहण करने की जो है तैयारी कर रहे हैं, या तो पैसा देके या जबरिया। जैसे कि ट्रंप ने बोल दिया कि भाई डेनमार्क से हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं, हम कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। वहीं चाइना जो है वो भी ताइवान को आंखें दिखा रहा है।
तो अब ऐसी परिस्थिति में इंडिया को सोचना समझना होगा कि भाई हम अपने आप को किस तरीके से सशक्त करें, क्योंकि कल को जाके जो है चाइना उधर के बदले इधर आ गया और बोले कि लद्दाख पूरा मेरा है या अरुणाचल प्रदेश पूरा मेरा है या सिक्किम मेरा है, तो हमारी क्या तैयारी? हम जो है सिर्फ थाली बजाने और ताली बजाने तक रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एक हमको डोकलाम में संदेश मिल चुका है पहले। तो तो अब जो आने वाला जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसमें क्लियरली ये नजर आ रहा है कि ताकतवर राष्ट्र जो है वो कमजोर राष्ट्रों को दबाने का प्रयास करेंगे, और ये जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ये धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, क्योंकि ना तो इनको चाइना मान रहा है ना अमेरिका मान रहा है, जब दो, और ना पुतिन मान रहा है। तो जब सुपर पावर्स ही इज्जत नहीं देंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ट्रीटीज को, तो फिर उनका संज्ञान कौन लेगा, और वो उनका अस्तित्व जो है वो निष्ठ नाबूद होना तय है। तो अभी आने वाले दिनों में, अच्छा आपने मनमोहन सिंह और बैरक ओबामा की बात की, देखिए जब बैरक ओबामा आए थे 2008-9 में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था अमेरिका के सामने? ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, और अमेरिका का आर्थिक जो ये था, एक फाइनेंशियल कंडीशन जो थी, बड़ी बुरी स्थिति में वो चले गए थे। तो आपका लेमन ब्रदर डूब गया था, बेयर स्टर्न्स को अक्वायर कर लिया था, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स थे इनकी हालत खराब थी, और $800 बिलियन का टॉप जो है एक अलग, मतलब इन्होंने एडिशनल फंड जारी किया था इन सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, और जीरो जिप जो बोलते हैं, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, वो वहीं से आई थी। तो उस टाइम में ये था कि भाई अमेरिका के लिए हम कैसे जो है मार्केट्स इंडिया अपने खोले, और किस तरीके से जो है इंडिया अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप फाइनेंशियल एंड पे स्ट्रांग हो, ताकि उनकी डिपेंडेंसी चाइना से थोड़ी कम हो और इंडिया पे ज्यादा है, मतलब इंडिया से भी इंपोर्ट करें और इंडिया से टैलेंटेड लोगों को कम कॉस्ट में लेके आए। अमेरिका पूरा चलता है अपने कॉर्पोरेट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए, तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स की हालत बहुत खराब हो गई थी, उनको चीप लेबर चाहिए था। चीप लेबर के कारण आज आप देखिए ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, ये सब जितने विदेशी इवन प्रेस भी है, वहां पे आपको बहुत सारे इंडियंस काम करते हुए दिखेंगे। तो वो इसलिए नहीं दिखेंगे कि वो बहुआयामी, मतलब बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली है, पर मेन रीजन ये है कि इंडियन जो है वो कम रेट में मिल जाते हैं, कम सैलरी देनी पड़ती है बनिस्बत अमेरिकन लोगों की। तो उस टाइम में जो अमेरिका की स्थिति थी, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए थे। इंडिया के पास में यदि कोई एक मात्र धन है तो वो धन है इसकी पॉपुलेशन, स्किल्ड लेबर की। तो हम स्किल्ड लेबर कम रेट में प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ में उन्होंने बहुत ज्यादा गलबैया की। तो ये सारी जो विदेश नीति चलती है, इसके गर्भ में जो है वो अर्थ रहता है कि आर्थिक स्तर पे जो है कौन कितने मार्केट किसके लिए खोलता है, जो जितने मार्केट खोलेगा उतने ज्यादा सघन संबंध जो है उस देश के साथ रहेंगे। जी संजय जी। मुझे लगता है राजीव जी कि मोदी जी की तकदीर खराब है, इतने इतने उदार दिल के आदमी हैं वो, इतने सहृदय हैं, इतने पोलाइट रहते हैं। देखिए चाइना के राष्ट्रपति आए, मोदी जी ने उनको झूला झुलाया, उनको अपने हाथ से चाय बना के पिलाई, और क्या जान दे दे प्रधानमंत्री, इतनी सेवा कर रहा है, बताओ, इतने नौकर चाकर घर में, लेकिन तब भी खुद चाय बना के पिला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। हमारे बच्चे रोज आते हैं तो उनको बढ़ा के झूला झुलाया जाता है, या पति पत्नी को झूला झुलाती है, मतलब पत्नी पति को झुलाता है, और इस स्टाइल के फोटो दिखाए अपने। उसके बावजूद भी चीन अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो इसमें हमारा क्या? चीन की गलती है ना, चीन छोटे दिल का आदमी है, हम लोग तो बड़े दिल के आदमी हैं। अतिथि देवो भव, लोग उसमें भी आलोचना करते हैं कि मोदी जी ने चाय बना के पिलाई, वो गलवान घाटी में हमारे साथियों को मौत के घाट उतार गया। उसके बावजूद भी देखिए एक डिनर था, उसमें लोगों ने मजाक उड़ानी शुरू करी कि मोदी जी लाल लाल आंखें दिखाने की जगह लाल जैकेट पहन के उसके पास खुद चले गए। तो ये तो सॉफ्ट है प्रधानमंत्री का दिल, इसकी तारीफ करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, दोस्ती बनी रहे, प्यार बना रहे। प्यार के तो पुजारी हैं, वो कहते हैं कि 140 करोड़ मेरे भाई बंधु सब एक जैसे हैं। इस प्यार की कीमत दुनिया समझ नहीं रही है, मुझे लगता है। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है? ये सब ऑप्टिक्स है संजय जी, ये प्रोपेगेंडिस्ट चैनल्स जो हैं, इनको दिखाने के लिए और इनके द्वारा जनता जनार्दन के दिमाग में डालने के लिए जो है ये सारे ऑप्टिक्स किए गए। मोदी जी के आने के बाद में भारत और चाइना के आर्थिक संबंधों में चाइना के ऊपर में भारत की डिपेंडेंसी बढ़ी है, इंडिया का इंपोर्ट बढ़ा है, ठीक है।
तो आपने कितनी भी गलबैयां कर ली, कितने भी आपने जो है पेंगे मार ली, झूला झूल लिया, उसका भारत को क्या फायदा हुआ? उसका भारत को यदि कोई फायदा हुआ तो आप मुझे बताइए। भाई हम आयात पहले भी ज्यादा करते थे, अब तो और ज्यादा हम आयात कर रहे हैं चाइना से। कोई चाइना का बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में हो नहीं रहा, उल्टा चाइनीज ऐप जो है बीच में प्रतिबंध लगाया गया इसके ऊपर में, क्योंकि चाइनीज ऐप जो है वो भारत के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं एक अपना गुफ्तगू बता देता हूं अपने साथ हादसा। जीवन में मैं एक ही बार आरएसएस हेडक्वार्टर में गया हूं, एक ही बार, और वो गया था 2022 में, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार मेरे साथ में थे यही नागपुर के, और जाके मैंने वहां पे आरएसएस में यही बात किया था। जो संघ के जो प्रचार प्रमुख है उनसे मेरी मुलाकात थी, तो उनको मैंने यही कहा था कि क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो को आप कैसे भी बैन कीजिए, क्योंकि ये पूरा युवा पीढ़ी को नष्ट कर रहा है। और हमारी काफी लंबी चर्चा मेरी उनके साथ में हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2023 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो के ऊपर में टैक्स अनाप शनाप लगा दिया, ताकि क्रिप्टो का ये ना हो, व्यापार ना हो। तो इतना तो मैं मानूंगा कि भाई मतलब एटलीस्ट उन्होंने कुछ एक्शन लिया, ये मैंने खुद ने देखा, मैंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो फर्म्स चलाने वाली कंपनीज हैं वो चाइनीज ओरिजिन के लोग चलाते हैं, चाइनीज ओरिजिन के। यहां तक कि जो आपका सबसे बड़ा चाइनीज का ये है, सॉरी, क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो भी चाइनीज बॉर्न कनाडा का जो सिटीजन है वो चला रहा है। और 50 बिटमैक्स से लेके कईयों इस तरीके के क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिसको चाइनीज लोग चला रहे हैं, और चाइना ने इन लोगों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। तो चाइना क्रिप्टो के थ्रू जो है भारत की अर्थव्यवस्था पे पूरा कब्जा करना चाह रहा था। इस पे बहुत बड़ी स्टोरी मैंने लिखी है, ये मेरा नाम और क्रिप्टो करके आप डालेंगे मिल जाएगा गूगल पे, आपको कई सारी स्टोरीज लिखी है। तो चाइना जो है आज जो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है संजय जी, वो ये है कि चाइना की भी नजर इंडिया पे है, अमेरिका की भी नजर इंडिया पे है। डोनाल्ड ट्रंप कोई इंडिया के राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित हुए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और अमेरिका में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मागा सपोर्टर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो सपोर्टर्स हैं, ये भारी संख्या में बेरोजगार, और उन लोग का ये मानना है कि मेक्सिको, एल साल्वाडोर, लैटिन अमेरिका के दूसरे नेशंस और खास तौर पे इंडिया, ये जो है वहां के रोजगार जो है वो खा रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि रोजगार कैसे भी जो है वो वापस जो है लिए जाए और मागा सपोर्टर्स को दिया जाए। तो इंडिया अमेरिका की तरफ से भी पिस रहा है, और चाइना तो हमारा दोहन शोहन ना जाने कितने सालों से कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं गली गली, सड़क सड़क, नुक्कड़ों पे, वो सब चाइनीज कंपनी के। तो आपके ऊपर, इंडिया के ऊपर तो वो वैसी निगरानी रखे हुए है। अब जाके इंडियन सरकार को अक्ल आ रही है, और ये कहीं मीडिया में नहीं है। क्यों नहीं कोई मीडिया छाप रहा है? कहीं मीडिया में नहीं है। अब जाके इंडियन सरकार जो है वो सारे सीसीटीवी कैमरेज को धीरे धीरे चेंज कर रही है, और चाइनीज कैमरे के बदले जो है यूरोपियन और दूसरी कंपनी, सीमेन विमेन, मतलब दूसरी कंपनी जो है उनसे प्रोक्योर कर रही है। तो ये आप इस बात को समझिए कि हमको अभी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है संजय जी। अमेरिका और चाइना दोनों ही हमारा दोहन शोषण करने के लिए बैठे हैं। हमको अपनी नीतियां बनानी होंगी, हमको दोनों से एक आर्म्स लेंथ रखना पड़ेगा। और माय डियर डोनाल्ड ट्रंप बोल के कोई फायदा नहीं है, देख लिया। शी जिनपिंग के साथ झूले पे झूल के देख लिया, कोई फायदा नहीं है। आपको अपने देश को ही आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा। जी संजय जी। ये तो आप बिल्कुल अजीब सी बात कह रहे हैं। जो बेचारे भक्त ने जो है, नोएडा के एंकरनियां हैं, जो ट्रंप के आने पे बिल्कुल जश्न मना रहे थे, ट्रंप के जीतने की खुशी से उत्साह भर दिया था। तब किसी को पता थोड़ी था कि जब शपथ लेंगे तो शपथ में बुलाएंगे नहीं हमारे साहब को। तब तो जैसे ही जीते थे, और लंबा गैप होता है, कई महीने का गैप जीतने में, शपथ देने में। तो मुझे तो मेरे मित्र ने बताया कि चैनलों ने तैयारी कर ली थी कि जिस समय मोदी जी अमेरिका जा रहे होंगे तब से शुरू होगा चैनल पे 1-1 घंटे का प्रोग्राम, कि मोदी जी काले रंग की जैकेट पहने हुए हैं, बहुत चमकते हुए जूते हैं, काली जैकेट के नीचे सफेद शर्ट है। जैसे वो अपने विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे, तो विदेश मंत्री के चश्मे पे आज तक पूरा आधे घंटे की स्टोरी चला रहा था, चश्मा यूं चश्मा वो। तो उन्होंने सोच रखा था मोदी जी उतर गए हैं अमेरिका में नारे लग रहे हैं मोदी मोदी। तब किसी को थोड़ी पता था कि ट्रंप बुलाएगा नहीं। तो ये जो एंकरनियां हैं, जो गोदी मीडिया का गुब्बारा है,
आपको लगता है इसको अगर ये इतना नहीं फुलाते, तो आज मोदी जी की इतनी बेइज्जती नहीं हो रही होती। अगर इतना ज़्यादा वो नहीं कह रहे होते कि भाई मोदी के बिना अमेरिका, अभी भी सुधीर चौधरी बेचारा वो लगा पड़ा है कि ट्रम्प मोदी को देख के 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, जैसे मोदी ने कहा वैसे ट्रम्प बना रहे हैं। तो क्या करे ये एंकरियाँ, इनका क्या इलाज है? कोई रास्ता है राजीव भाई आपके पास कि नोएडा चैनल के एंकरियों को थोड़ा चैन पड़ जाए? मतलब थोड़ी शांति मिल जाए कि नहीं भैया हमारी भी कुछ वैल्यू है। देखिए, ये अपनी सैलरी जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं प्रोपेगेंडा करके। अदरवाइज आप इनकी सैलरी देखेंगे तो ना तो संजय जी ये कोई बहुत अच्छे लेखक हैं जो अच्छे आर्टिकल्स लिख सकें, ना तो ये जो है कोई बहुत ही मतलब दूर दृष्टि रखने वाले, रिसर्च करने वाले, बहुत ज्यादा ज्ञानी प्रतापी लोग हों, ऐसा भी नहीं है। तो किस बात की इनको करोड़ों में सैलरी मिल रही है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो मैं बड़ा खुश हुआ था एक कारण से, कि जितने भी यहाँ पे मठाधीश बैठे हुए थे पत्रकारिता में, वो सारे मठाधीश एक एक करके बाहर किए गए। तो मुझे लगा कि भाई अब नए टैलेंट, नए लोगों को मौका मिलेगा। नहीं तो हम देख रहे हैं वही शेखर गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस के सदियों से एडिटर बने हुए हैं। वीर सांघवी का अगर नीरा रेडिया टेप नहीं आता तो वो भी बने ही रहते हैं, है ना। वही हमको पूर्ण प्रसून वाजपेयी दिख रहे हैं, वही हमको रवीश दिख रहे हैं, वही सब दिख रहे हैं। तो हमको लगा कि भाई कोई नए लोगों को जो है मौका मिलेगा। तो हुआ ये प्रॉब्लम कि नए लोगों को तो मौका मिला नहीं, पुराने जो लोग थे उनको तो बाहर का रास्ता दिखाया गया, पर नए लोगों में सारे अपने चमचे भर दिए गए। उसी दिन समझ में आ गया कि भाई पत्रकारिता से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक से एक अच्छे राइटर्स इंडिया में बैठे हुए हैं, जो आज भी जो है बैठे हुए हैं, मतलब उनको कोई मौका नहीं मिल रहा। या तो वो पत्रकारिता से बाहर होकर कोई कॉर्पोरेट के पब्लिक रिलेशन फर्म्स को ज्वाइन कर लिए, या विदेशी संस्थानों के साथ काम करने लग गए, क्योंकि उनको समझ में आया कि इंडियन संस्थानों के साथ काम करके कोई मतलब नहीं है। पहले मठाधीश बैठे हुए थे, ये मठाधीश जो है ये अपनी जगह छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, आप बुढ़ापे तक जो एडिटर बने और लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो। तो ये नए लोगों को आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब जो लोग आ गए हैं ये पहले वालों से भी डेंजरस है। पहले वाले अपने पद नहीं छोड़ रहे थे, अब वाले जो हैं वो तो कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, सैलरी भी तगड़ी उठा रहे हैं, और ये पूरी नई पीढ़ी के सामने इतना गलत पत्रकारिता का उदाहरण रख रहे हैं। मतलब कैसे पत्रकारिता नहीं की जाए, इसके बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये हमको सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, अर्नब गोस्वामी और इन सब गोदी मीडिया का बॉस, सुपर बॉस रजत शर्मा, ये लोग जो है, इन लोगों ने दिखा दिया है कि किस तरीके से भैया पत्रकारिता नहीं करना है। अब लोगों को समझ में आ गया कि ये तो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है। लोगों ने न्यूज कंज्यूम करना टीवी चैनल्स के थ्रू बंद कर दिया है। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग सारे के सारे एक्सपोज हो गए हैं, और अब जनता जनार्दन को समझ में आने लगा है कि ये पत्रकार तो है ही नहीं, ये तो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, और ये खाली एसी रूम में अपने एसी स्टूडियो में बैठे रहते हैं। कौन से फील्ड में उतर के पत्रकारिता करते हैं, कौन सा रिसर्च करके ये लोग बैठे हैं? अगर मैं चाइना अमेरिका पे बात कर रहा हूं तो ये किताब पढ़ के मैं बैठ के बात कर रहा हूं, ये किताब ये भी पढ़ सकते हैं, पर कोई पढ़ेगा नहीं। तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है एडिटर्स, ठीक है। ऐसी 10 किताबें पढ़ी है तब जाके आदमी डाटा और फिगर्स इतने आराम से दे रहा है और बोल रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जनता को समझ में आ गया है कि ये सारे के सारे जो है हॉलो मैन और हॉलो वुमेन, खोखले इंसान हैं, और इन लोगों को सुन के जो है कोई बहुत ज्यादा हमारे ज्ञान के चक्षु जो है वो खुलने नहीं वाले, हमारा नॉलेज कर्व कोई बढ़ने नहीं वाला। तो इनको तो वैसे ही लोगों ने देखना बंद कर दिया, तवज्जो देना बंद कर दिया है। और एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि इन लोगों के एक्सपोज होने के बाद में 4 PM जैसे प्लेटफॉर्म को मौका मिला है, और अब जो है लोग जो है न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं 4 PM जैसे एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म पे, जहां संजय शर्मा सिर्फ कोई अपना ब्रांड बनाने में नहीं लगे। देखिए, आपके सब मित्र हैं, पर मैं बोलना चाहूंगा इस चीज को, संजय जी, आप दूसरे बड़े पत्रकार देख लीजिए जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, ये खुद आते हैं, खुद अपना ब्रांड बना के बोल रहे। कितने पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आया, रवीश ने खड़े किए, आपने मौका दिया है पत्रकारों को, दूसरे लोग नहीं दे रहे, वो अपना ही ब्रांड बना रहे। तो मैं जो बात बोल रहा हूं ये बहुत गहन सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों है। और रवीश जी तो जो है वो तो सारे इंग्लिश हमारे न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग दिखा दिखा के बातें करते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, खुद का रिसर्च जो है अब ये लोग ज्यादा कर भी नहीं रहे। तो ये पत्रकारिता जो है, ये पत्रकारिता जहां पे आप अपना ब्रांड बनाओ दूसरे लोगों की मेहनत, दूसरे लोगों की रिपोर्टिंग पे, इसका भी दिन जल्दी खत्म आएगा। और 4 PM जैसे जहां पे हम न्यूज ब्रेक करते हैं, जहां आप सिर्फ नहीं बोलते रहते, आप लोगों को मौका देते हो, अलग अलग
देश में फैले हुए पत्रकारों को, राशिद जहीर जैसा बेहतरीन पत्रकार जो है उसको आपने मौका दिया। तो ये अगर संजय शर्मा नहीं होते तो होता ही नहीं, राजीव को दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि अब पत्रकारिता एक अलग आयाम ले रही है, एक अलग स्वरूप ले रही है। तो ये अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा हो रहा है जी संजय जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई। थैंक यू सर। ये थे राजीव रंजन जी, और मुझको यकीन है कुछ समझ में आई होगी आपके, कुछ समझ में आई मेरे, और कुछ शायद प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आ जाए कि बड़ी बड़ी गप्पों से, बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं चलता। देश मनमोहन सिंह जैसे पर्सनालिटी के बनने से चलता है, जिसका सम्मान फिर अमेरिका भी करे। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, थैंक यू।